तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं साउंड वेव्स। अब साउंड वेव्स जो है ना, वेव्स का एक पार्ट है। वेव्स के दो पार्ट होते हैं, एक स्ट्रिंग और एक साउंड। स्ट्रिंग वाला ऑलरेडी मैंने डाल दिया यूट्यूब पर, साउंड वाला आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये भी एक वन शॉट वीडियो है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। किसके लिए? जेई और नीट एस्पायरेंट्स के लिए, क्योंकि इसके अंदर मैंने सब कुछ चीज़ें डिस्कस करी, जैसे ऑर्गन पाइप हो गया आपका, या फिर डॉपलर इफेक्ट हो गया। डॉपलर इफेक्ट तो मैंने बहुत अच्छे से समझा है, एक ही फॉर्मूला बताया, उसी फॉर्मूले से सब सारे क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। ठीक है, तो सारे कंसेप्ट्स मैंने इसके अंदर डिस्कस करें सारे फॉर्मूलेस के साथ, और उस पर न्यूमेरिकल्स भी करवाए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन साउंड वेव्स के साथ। तो साउंड वेव्स कैसी होती है? साउंड वेव्स होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो शुरू से स्टार्ट करते हैं। तो जो साउंड है वो हम जानते हैं, साउंड क्या है? एक तरह की एक मैकेनिकल वेव है। ये मैकेनिकल वेव क्या होती है? मैकेनिकल वेव का मतलब इनको मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है ट्रैवल करने के लिए। मतलब कहने का मतलब ये कि वैक्यूम के अंदर ही ट्रैवल नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही? तो साउंड क्या है? एक मैकेनिकल वेव्स है। अब मैकेनिकल वेव्स भी दो तरह की होती है। एक होती है ट्रांसवर्स, जिसके अंदर हम बोलते हैं कि वेलोसिटी ऑफ वेव किसके परपेंडिकुलर होती है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स के, है ना। ये कौन सी होती है? ट्रांसवर्स। और एक होती है लॉन्गिट्यूडनल, जिसके अंदर जो आपका वेलोसिटी ऑफ वेव होती है वो पैरेलल होती है किसके? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स के। क्या बात समझ में आ रही है? पैरेलल मतलब वेलोसिटी ऑफ वेव ऐसे है तो ये ऐसे भी जा सकता है, डिस्प्लेसमेंट ऐसे भी जा सकता है। पैरेलल बताया ना, एंटी पैरेलल या कैसे भी। क्या बात समझ में आई? तो साउंड के बारे में बेसिक सी इंफॉर्मेशन है। ठीक है, अच्छा अब ये साउंड ट्रैवल कैसे करता है? साउंड ट्रैवल करता है कंप्रेशन प्लस रेयरफेक्शन। क्या बात समझ में आ रही है? कंप्रेशन प्लस रेयरफेक्शन। ठीक है, ये क्या चीज़ें होती है? कंप्रेशन का मतलब है पास में, पास पास। ठीक है, और रेयरफेक्शन का मतलब है खाली जगह, मतलब दूर, स्पेस का होना। ठीक है, यार जैसा कि आपको पता है फिजिक्स में थ्योरी कम होती है, हमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़्यादा करनी होती है। बट पता की थ्योरी वगैरह हम वीडियो लेक्चर्स के थ्रू कवर कर लेते हैं, बट जब भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत सारे डाउट वहाँ पर हमको आने लगते हैं और उसमें कोई भी नहीं होता है जो हमारी मदद कर सके, हमें उन क्वेश्चंस का आंसर बता सके, न्यूमेरिकल सॉल्व करवा सके। आपकी इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए अनअकैडमी ने अपने ऐप में लॉन्च किया है नया फीचर आस्क डाउट्स। तो आपको क्या करना है, ऐप को डाउनलोड करना है और वहाँ पर आस्क डाउट्स योर डाउट्स पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास उस क्वेश्चन की इमेज होनी चाहिए, आप डायरेक्टली भी ले सकते हो। तो मेरे पास पहले से है तो उसको मैं चूज़ फ्रॉम गैलरी कर लेता हूँ। तो जैसे ही मैं गैलरी में से उस इमेज को लेके आऊँगा, ये यहाँ पर इसको अपडेट कर दो, अपलोड कर दो। तो यहाँ पर इसको अपलोड कर दो इस तरीके से क्रॉप करके, राइट। तो ये यहाँ पर अपलोड हो रही है। अपलोड होने के बाद आपसे ये पूछेगा कि ये जो क्वेश्चन है वो कौन से सब्जेक्ट का है। लाइक ये क्वेश्चन फिजिक्स का है तो मैं फिजिक्स पर क्लिक कर देता हूँ। कुछ समय आपको वेट करना होगा, उसके बाद ये जस्ट आपको इसका वीडियो सॉल्यूशन भेज देगा। तो हम थोड़ा सा और देखते हैं कितनी देर में ये इसका वीडियो सॉल्यूशन सेंड करता है। आई एम लुकिंग, ओके वीडियो सॉल्यूशन आ चुका है। आपको व्यू सॉल्यूशन पर क्लिक करना है तो आपका उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन यानी कि वीडियो प्ले हो चुका है। ठीक है, अब जो स्टूडेंट्स, जो यूजर्स नए हैं अनअकैडमी पर, उनसे यहाँ पर एक कोड पूछा जाएगा। उस कोड के बिना आप डाउट्स नहीं पूछ पाएंगे। तो जब भी आपसे कोड पूछा जाए तो आप डाल देना वहाँ पर सिंह साहब। डिस्क्रिप्शन में मैंने ऐप की लिंक दे रखी है, वहाँ से इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। अब मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे ट्यूनिंग फॉक्स होता है ना, ऐसा ट्यूनिंग फॉक होता है एक, इस टाइप से। ये ट्यूनिंग फॉर्क है। क्या है ये? ट्यूनिंग फॉर्क, जिससे हम एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी की साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो होता क्या है ना, जैसे आप इसको किसी एक हैमर से हिट करते हो, उसको ऐसे हिट करोगे तो ये वाइब्रेट करता है। क्या करता है? ये वाइब्रेट करता है। ये ऐसे हो जाता है, यूँ, इस टाइप से यूँ हो जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद ऐसा हो जाएगा। तो ये वाइब्रेट कर रहा है, यूँ 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 ऐसे वाइब्रेट्स करता है ये। तो ऐसे साउंड प्रोड्यूस होती है। कैसे साउंड प्रोड्यूस हुई? देखो, तो अभी तो सीधा था, मैं मान लेता हूँ अभी तो क्या था, सीधा था बिल्कुल। ठीक है, अपन ने इसको हैमर से हिट करा तो क्या होगा कि एक बार ये इधर जाएगा। भाई टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है ना, ये ट्यूनिंग फॉर्क ऐसे 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 वाइब्रेट कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। तो ये जब इधर जाएगा, यहाँ पर क्या है? एयर के मॉलिक्यूल्स हैं। जब ये इधर जाएगा, मतलब ये जब ऐसा हो गया, वाइब्रेट करने पे इधर आया, तो क्या यहाँ पर ये एयर के जितनी पार्टिकल्स को धक्का देगा यहाँ पर। तो क्या समझ में आ रहा है? यहाँ पर एयर का कोलिजन होगा एयर के पार्टिकल्स का। तो ये सब जितने भी पार्टिकल्स हैं यहाँ पर, ये सब पास पास आ जाएंगे। कहाँ आ जाएंगे? पास पास आ जाएंगे। यहाँ पर हम बोलते हैं कंप्रेशन हो गया। क्या हो गया? कंप्रेशन। क्या बात समझ में आ रही है?
कंप्रेशन हो गया, इसका हम बोल सकते हैं प्रेशर इंक्रीज हो गया। क्या हो गया? प्रेशर इंक्रीज। तो हम जो वेलोसिटी रखते हैं साउंड की, या फिर हम जो इक्वेशन लिखते हैं वेव की, साउंड वेव्स की, वो प्रेशर के टर्म्स में लिखते हैं, क्योंकि अगर पार्टिकल्स ज़्यादा पास पास आ गए तो प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। क्या बात समझ में आ रही है? तो ऐसे कंप्रेशन हुआ। अच्छा, अब ये कंप्रेशन हो गया। अब यहाँ से जब इधर आया, ये वापस टू एंड फ्रो मोशन के लिए इधर जाएगा, तो यहाँ से हटा, है ना, ये यहाँ से इधर हटा और ये अब ऐसे गया, इधर गया और यूं वाइब्रेट कर रहा ना, ऐसे ऐसे। अब देखो यहाँ से जब ये हटेगा और इधर जाएगा, तो क्या यहाँ पर खाली जगह बच जाएगी? इस खाली जगह हम बोलते हैं क्या? रेयर फैक्शन। क्या कहते हैं? रेयर फैक्शन। बात समझ में आ रही है ना? यहाँ पर जब ये आ गया था यार, है ना, तो यहाँ पर तो मटेरियल था, अब वो मटेरियल वापस अब इधर शिफ्ट हुआ, तब यहाँ पर खाली जगह बच गई। तो क्या हो गया यहाँ पर? रेयर फैक्शन। मतलब यहाँ पर प्रेशर क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। तो यहाँ पर हो क्या रहा है? प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। क्या हो रहा है? प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। तो देख रहे हो आप, कंप्रेशन होगा, फिर रेयर फैक्शन होगा, फिर कंप्रेशन होगा, फिर रेयर फैक्शन होगा। ऐसे करके आपकी जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है वो ट्रैवल करती है और साउंड जो है वो प्रोड्यूस होता है। क्या बात समझ में आ रही है? तो ऐसे हम इसको समझ सकते हैं। अब अगर मैं बात कर लूं इक्वेशन ऑफ वेव्स की, इक्वेशन ऑफ साउंड वेव्स की, इसकी मैं बात कर लूं तो मैं रिलेट करके समझाता हूं। जैसे हम स्ट्रिंग वेव्स में क्या लिखते हैं? y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, या प्लस थीटा मत लिखो यहाँ पर, मान लो तो आपका जो फाई है वो जीरो है, ठीक है। अब अपन से रिलेट कर रहे हैं, ऐसे लिखते थे। यहाँ पर साउंड वेव्स के केस में क्या होता है? प्रेशर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? प्रेशर का। तो आप लिखोगे P इज इक्वल्स टू पी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। सब चीजें वही हैं। ओमेगा क्या है? आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी। टी क्या है? टाइम। एक्स क्या है? कितने डिस्टेंस पर हम कैलकुलेट कर रहे हैं। के क्या है? आपका कांस्टेंट है। बात समझ में आ रही है? ये अच्छा, ये जो P लिखा है और ये P नॉट लिखा है, ये क्या है? ये है एक्सेस प्रेशर। क्या है? एक्सेस प्रेशर। मैं टोटल प्रेशर की बात नहीं कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? एक्सेस प्रेशर की। कितना ज़्यादा प्रेशर है या कितना कम प्रेशर है। क्या बात समझ में आ रही? कितना ज़्यादा या कितना कम, वो है एक्सेस प्रेशर, ठीक है। और ये क्या है? ये है मैक्सिमम एक्सेस प्रेशर, कि कितना ज़्यादा, मैक्सिमम डिफरेंस कितना आ रहा है वो निकालने के लिए। तो ये प्रेशर के टर्म्स में अपन ने लिखा। वैसे तो यहाँ पर डेल्टा भी लगाना चाहिए, बट मैक्सिमम टाइम डेल्टा नहीं लगाया जाता है, ठीक है। डेल्टा क्यों लगाते हैं? क्योंकि हम, ताकि पता चल सके कि प्रेशर का डिफरेंस हम कैलकुलेट कर रहे हैं, बट एक्चुअली मैक्सिमम टाइम हम सीधा P इक्वल्स टू पी नॉट ही लिखते हैं। क्या बात समझ में आ रही? अब यहाँ पर एक क्वेश्चन कर लो। क्या बोला जा रहा है आपको? कि P इज इक्वल्स टू 0.02 इंटू साइन ऑफ 3000 t माइनस 9x, ये बोला जा रहा है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी निकालनी है इसकी। क्या निकालनी है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे? फ्रीक्वेंसी हम निकाल सकते हैं। क्या होता है? F इक्वल्स टू होता है आपका क्या? अगर मैं ओमेगा लिखूं, ओमेगा कितना होता है आपको पता है ना? ओमेगा होता है 2πf, जैसे हम 2π/t लिखते हैं ना, यही तो होता है। ओमेगा कितना है? ये रहा आपका ओमेगा 3000 अपॉन 2π, ये क्या है? आपका फ्रीक्वेंसी है। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये फ्रीक्वेंसी हो गई। अब अगर मैं वेव की वेलोसिटी निकालना चाहूँ, इस इक्वेशन से मुझे वेव की वेलोसिटी निकालनी, तो कैसे लिखते थे अपन? v इज इक्वल्स टू वेव की वेलोसिटी ओमेगा बाय के कोफिशिएंट ऑफ t अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x, ये लिखते थे। तो यहाँ से क्या जाएगा? ओमेगा कितना है आपके पास? 3000 अपॉन के कितना है? 9। क्या बात समझ में आई? यहाँ से क्या जाएगा? 1000/3 आ जाएगा। बात समझ में आई? मीटर पर सेकेंड में। अब वेवलेंथ निकालनी है, वेवलेंथ निकाल दो। वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? आपका वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है लैम्डा इज इक्वल्स टू, क्या होता है? v/f, यही होता है। v कितना है? 1000/3। f कितना है? यह आया था 3000/2π। कितना आ जाएगा ये? 2π/9। कितना आ जाएगा? 2π/9। क्या बात समझ में आ रही है? 2π/9 ये हो सकता है, ठीक है। अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो इक्विलिब्रियम प्रेशर है ना, जो प्रेशर रहता है, वो मैंने आपको बोल दिया कि 10⁵ पास्कल रहता है ना। ये क्या है? इक्विलिब्रियम प्रेशर। ये मैं आपको बोल रहा हूँ कि हवा में इतना प्रेशर है अभी, ठीक है। तो अगर मुझे निकालना हो इस साउंड की वजह से मिनिमम प्रेशर और मैक्सिमम प्रेशर कितना क्रिएट हो रहा है, तो आप कैसे निकालोगे? भाई देखो, यहाँ पे ये इक्वेशन लिखी हुई, ये क्या है? ये मैक्सिमम है और मिनिमम भी है। क्या है ये? मैक्सिमम और मिनिमम भी।
ये एक्सेस है ना, क्या है ये एक्सेस, ठीक है। तो ये मिनिमम भी हो सकता है, मैक्सिमम भी हो सकता है। तो मैं सीधा लिखूंगा कि कितना डिफरेंस आ सकता है, 10⁵ तो इक्विलिब्रियम प्रेशर है ही। अगर साउंड चल रही है तो प्लस माइनस 0.02 का चेंज आ सकता है, क्योंकि एक्सिस प्रेशर कितना चेंज होता है, मैक्सिमम कितना है, 0.02 है। क्या बात समझ में आ रही है? तो 0.02 या तो बढ़ जाएगा जब कंप्रेशन होगा, या घट जाएगा जब रेयरफेक्शन होगा। क्या बात समझ में आ रही? तो सारे के सारे फॉर्मुलेस कैसे हैं, अपने बिल्कुल उसी टाइप के हैं, ठीक है। एक और आपको जो इन्फॉर्मेशन याद होनी चाहिए, हम जो वेलोसिटी लिखते हैं ना वेव की, साउंड वेव्स की, वो लगभग निकल के आती है 332 मीटर पर सेकेंड, जो लगभग आपको हमेशा क्वेश्चन में 320 मीटर पर सेकेंड ही दी जाएगी। क्या बात समझ में आ रही है? ये हमको याद भी रखना चाहिए, ठीक है। तो ये वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव है। क्या बात समझ में? डॉपलर इफेक्ट में हम इसको यूज़ करेंगे, जरूरी नहीं आपको वहाँ पर वो दी जाए, ठीक है। तो ये हमको याद रहनी चाहिए, ठीक है। और एक बात जो नोटिस करने वाली वो ये है कि हमको जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देती है ना, कोई आवाज़ है, कोई साउंड वेव्स है, तो उसकी कुछ फ्रीक्वेंसी है। जो फ्रीक्वेंसी हमारे लिए ऑडिबल है, मतलब जो आवाज़ हम लोग सुन सकते हैं, जैसे आपके मोबाइल में से, आपकी ईयरफोन्स में से आवाज़ निकल रही है, तो उसकी कुछ रेंज होनी चाहिए, तभी वो आपको ऑडिबल होगी आपके कानों में। क्या बात समझ में आ रही है? तो एक जो नॉर्मल पर्सन रहता है ना, जो नॉर्मल पर्सन रहता है, वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक की आवाज़ सुन सकता है। कितनी? 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज की, ठीक है। तो अगर आपके जो ये है, आपकी जो ईयरफोन्स है, उसमें जो आवाज़ निकल रही है आप उसको सुन पा रहे हो, तो 100% उसमें से जो आवाज़ निकल रही है उसकी फ्रीक्वेंसी इन दोनों रेंजेस के बीच में लाई करती है, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल अपन लें तो मैं कह सकता हूँ कि एक वेवलेंथ आपको गिवन है 4 मिलीमीटर, ठीक है। और मैंने आपको बोला वेलोसिटी ऑफ वेव जो है वो कितनी है, 300 बोला गया है आपको। वैसे तो 320 होती है, पर आपको क्वेश्चन में अगर गिवन है तो यही मानना है, ठीक है। मैं आपको पूछ रहा हूँ क्या ये ऑडिबल होगी, क्या ये ऑडिबल होगी? तो मुझे पता है क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल्स टू होता है आपके पास वी अपॉन एफ। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो एफ इज इक्वल्स टू वी अपॉन लैम्डा। वी कितना है, 300 मीटर पर सेकंड में आपको गिवन है ये, और ये किस में गिवन है, 4 मिलीमीटर में। तो मतलब मेरे को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कितने लिख दूंगा, 4 इंटू 10⁻³ यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे, आपके पास आंसर आएगा 75,000 हर्ट्स। क्या आएगा, 75,000 हर्ट्स। क्या ये 75,000 हर्ट्स ऑडिबल रहेगा आपको? नहीं रहेगा, क्योंकि 20,000 हर्ट्स यही मैक्सिमम हम सुन सकते हैं। 20 किलो हर्ट्ज है ना ये, 20 किलो हर्ट्ज का मतलब क्या है, 20,000। तो क्या 75,000 20,000 से ज़्यादा है? ऑब्वियसली ये ज़्यादा है, तो आप इस आवाज़ को नहीं सुन सकते। भले ही वहाँ पर साउंड वेव प्रेजेंट होगी, बट आपके कानों में वो सेंसिबल नहीं होने वाली है। क्या बात समझ में आ रही है? तो ऐसे हम चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्पीड ऑफ साउंड वेव्स की। किसकी बात करते हैं? स्पीड ऑफ साउंड वेव्स की। अब मैंने वैसे आपको बता ही दिया है कि साउंड वेव की स्पीड कितनी लेते हैं अपन, 320 मीटर पर सेकेंड, या 332 कुछ आती है ना, ये 332 इतनी कुछ लेते हैं अपन, पर 320 आपको दिया जाता है। बात समझ में आ रही है? अच्छा, पर ये निकाला कैसे, कैसे पता चला कि इतनी होगी? देखो, हम बात करते हैं प्रेशर की, तो प्रेशर के साथ बात होती है डेंसिटी की, डेंसिटी के साथ बात होती है बल्क मॉडुलस की। ये तीन चीज़ें यहाँ पर है। तो एक जो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए वो होना चाहिए V इज इक्वल्स टू आपका होता है, ये वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव है। क्या है वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव? वो होता है आपका बल्क मॉडुलस अपॉन रो। रो क्या है, ये डेंसिटी है। क्या है ये? डेंसिटी ऑफ अ मीडियम। और ये क्या है, ये बल्क मॉडुलस। क्या है ये? बल्क मॉडुलस। तो आपको ये इक्वेशन भी याद रखनी चाहिए, कौन सी वाली, जो बी होता है वो कितना होता है, रो वी स्क्वायर, ठीक है। कई जगह ये भी यूज़ आता है। क्या बात समझ में आ रही है? कई जगह ये भी यूज़ आता है, ठीक है। अब जो न्यूटन्स का फॉर्मूला था ना, जो आपके साउंड के बहुत सारे लोगों ने ट्राई करा निकालने के लिए, न्यूटन्स ने भी अपना फॉर्मूला दिया। न्यूटन ने ये कहा कि जो आपका साउंड वेव का फॉर्मूला आता है, वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव्स जो आएगी वो कितनी आएगी, v इज इक्वल्स टू, वो आएगी आपके पास √p/ρ। क्या बात समझ में आ रही है? ऐसा क्यों बोला उन्होंने? उन्होंने कंसिडर करा था कि ये जो साउंड वेव्स का ट्रैवल होता है ना, वो आइसोथर्मल होता है। क्या होता है वो? आइसोथर्मल। और आइसोथर्मल की कंडीशन आपको पता होगी, क्या होता है, पी वी इज टू कॉन्स्टेंट, इसकी इक्वेशन होती है। पी वी अगर कॉन्स्टेंट हो तो आप बोल सकते हो पी इज टू बी। बल्क मॉडुलस किसकी इक्वल होता है? प्रेशर के ही इक्वल होता है। ये पी क्या है यहाँ पर, प्रेशर है। तो उन्होंने फॉर्मूला दिया वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव इज इक्वल्स टू पी अपॉन रो, ये रो डेंसिटी है।
अब आप हवा में निकालते हो ना, अगर भाई ये जो स्पीड है किस में है, हवा में है, तो आप मान लो हवा में अगर निकालोगे ना तो आपका जो आंसर आएगा वो एक्यूरेट ही नहीं आएगा, है ना, वो 332 से बहुत कम आएगा। क्या बात समझ में आ रही? 332 से बहुत कम आएगा। तो यहाँ पर एक दिक्कत हो रही थी, तो इन्होंने जो लाप्लेस थे ना, इन्होंने इसको करेक्ट करा, तो उसको बोलते हैं लाप्लेस करेक्शन। क्या कहते हैं? लाप्लेस करेक्शन। क्योंकि इस वाले फॉर्मूले से जो स्पीड ऑफ साउंड वेव थी वो सही नहीं आ रही थी, तो उन्होंने करेक्ट करा। उन्होंने बोला कि ये आइसोथर्मल नहीं है, ये कैसा प्रोसेस है? एडियाबैटिक प्रोसेस है। कौन सा? एडियाबैटिक। ठीक है, और एडियाबैटिक के अंदर कंडीशन क्या होती है? पी वी की पावर गामा इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। क्या बात समझ में आ रही है? क्या बोलते हैं वो? पी वी की पावर गामा इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो वहां से उन्होंने फॉर्मूला दिया। लाप्लेस का जो करेक्टेड फॉर्मूला था वो क्या था? वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव इज इक्वल्स टू, उन्होंने बस गामा लगा दिया यहाँ पर, अपॉन रो। क्या बात समझ में आ रही है? ये उन्होंने एक सिंप्लीफाइड या करेक्टेड फॉर्मूला बोल सकते हो, करेक्टेड फॉर्मूला उन्होंने ये दिया। तो आपके पास अब फॉर्मूला क्या आ गया? नेट जो फॉर्मूला है आपके पास वो आया गामा पी अपॉन रो। ये आपके पास करेक्टेड फॉर्मूला है। अब देखो, अब यहाँ से अपन क्योंकि गैस की बात कर रहे हैं तो हम लिख सकते हैं पी वी इज इक्वल्स टू आर टी। ये आइडियल गैस इक्वेशन है। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ से लिखना चाहूँ, क्या एन आर टी होता है ना, इधर पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी होता है ना, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ पी वी इज इक्वल्स टू एन की जगह क्या लिखूँगा? मास अपॉन मोलर मास। मैं ऐसे लिखता हूँ, स्मॉल एम लिखता हूँ, स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम। स्मॉल एम क्या है? मास। कैपिटल एम क्या है? मोलर मास इंटू आर इंटू टी। अच्छा, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूँ मास बाय वॉल्यूम तो क्या हो जाएगा? ये इधर आ जाएगा, पी कैपिटल एम इधर आ गया, ये आ जाएगा मास अपॉन वॉल्यूम इंटू आर अपॉन टी। ये क्या होता है? ये होती है डेंसिटी, है ना। क्या होती है? डेंसिटी। तो आप लिख सकते हो पी एम इज इक्वल्स टू रो आर टी। क्या बात समझ में आई? अच्छा, अब क्या करना है मुझे? अब रिप्लेस ही तो करना है। क्या करना है? रिप्लेस ही करना है। तो मैं क्या करता हूँ, पी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ रो आर टी अपॉन एम, ऐसे लिख दिया। अब देखो आपके पास इक्वेशन क्या थी? रो इंटू गामा इंटू पी अपॉन रो, यही थी। गामा इंटू पी क्या है आपके पास? पी है ये, तो गामा ये आपका रो आर टी अपॉन एम, और नीचे भी रो, ये रो से रो कट गया। आपके पास जो इक्वेशन आई वी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगी? अंडर रूट ऑफ गामा आर टी बाय एम। क्या बात समझ में आई? ये क्या है? इसका मोलर मास है। तब यहाँ से आपके पास क्या बढ़िया हो गया, आपको मोलर मास पता है ना। जैसे एयर है तो एयर का जो भी है, अगर आपकी गैस भरी हुई किसी कंटेनर के अंदर, गैस भरी हुई, हाइड्रोजन भर रखी है, नाइट्रोजन भर रखी है, तो वहाँ पर हमको मोलर मास उसका पता होगा ऑब्वियसली, है ना। टेम्परेचर भी हमको पता होगा, तो आप उसके अंदर साउंड की स्पीड निकाल सकते हो। क्या बात समझ में आई? तो यहाँ से हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ से हमको क्या पता चल रहा है कि जो आपकी वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव है वो कितनी निकल कर आई? गामा आर टी अपॉन एम। तो हम यहाँ से ही बोल सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव क्या है? वो प्रोपोर्शनल है अंडर रूट ऑफ टी के। मतलब जैसे जैसे आपका टी बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव बढ़ेगी। क्या बात समझ में आ रही है? तो हम ये लिख सकते हैं यहाँ से। अब देखो, अगर मैं आपको बोलता हूँ कि प्रेशर के साथ क्या चेंज होता है, भाई प्रेशर को इंक्रीज डिक्रीज करने से वेव की वेलोसिटी क्या होती है, साउंड वेव की वेलोसिटी कैसे होती है, तो हम लिख सकते हैं जो वेव की वेलोसिटी होती है कैसे लिखते हो आप? गामा इंटू पी अपॉन रो, ये लिखते हो। तो आपने पी बढ़ाया, अगर आपने पी को बढ़ाया तो आपका वी तो बढ़ना चाहिए। बट एक्चुअली सोच के देखो, अगर आपका टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है, क्या है? टेम्परेचर कांस्टेंट है। भाई टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वेलोसिटी बढ़ी जाती है, तो हमको पता है। अगर टेम्परेचर मैंने कांस्टेंट मान के चल रहा हूँ तो देखो इक्वेशन क्या होती है? पी एम इज इक्वल्स टू रो आर टी। ये अभी अपने प्रूव करा था, है ना, फॉर्मूला निकालते समय। पी एम इज इक्वल्स टू रो आर टी। अगर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट तो मैं बोल सकता हूँ पी, आपका जो पी होगा, पी अपॉन रो इज इक्वल्स टू हो जाएगा आर इंटू टी अपॉन एम। क्या ये पूरी वैल्यू कांस्टेंट है? बिल्कुल कांस्टेंट है। तो आपका जो पी है, पी अपॉन रो, वो कांस्टेंट आने वाला है जब आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो इसका मतलब आप पी को बढ़ाओगे ना तो आपका जो रो है वो अपने आप बढ़ जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? तो एक टेम्परेचर के लिए आपका जो पी बाय रो है वो क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। तो आप पी को बढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर साथ साथ में ये भी बढ़ जाएगा, नीचे वाला भी। तो इसलिए क्या हो जाएगा? कांस्टेंट रह जाएगा और वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं आएगा। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, और एक चीज़ आप ध्यान रख सकते हो, जो ह्यूमिडिटी होती है ना, ये ह्यूमिडिटी होती है,
ह्यूमिडिटी अपन बढ़ा देते हैं, अगर आपकी ह्यूमिडिटी में इंक्रीज आता है, ठीक है, तो आपकी जो डेंसिटी होती है ना वो डिक्रीज हो जाती है। बात समझ में आ रही है? जैसे हम ह्यूमिडिटी को बढ़ाते हैं तो आपकी डेंसिटी कम हो जाती है। और वही है, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो अगर आप ये कम करोगे डेंसिटी कांस्टेंट, तो आपका जो पी है प्रेशर वो भी कम हो जाएगा, तो वहाँ पे वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। बट अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है तो आप फॉर्मूले वाइज देख सकते हो। क्या बात समझ में आ रही है? इसी पर एक क्वेश्चन कर लो। तो आपके पास क्वेश्चन ऐसा गिवन है, आपको गिवन है कि वेलोसिटी ऑफ साउंड इन O2 मीडियम इज इक्वल्स टू 450 मीटर पर सेकेंड। ये आपको गिवन है किसी टेम्परेचर T पर, ठीक है। आपको निकालना है वेलोसिटी ऑफ साउंड इन H2 मीडियम, हाइड्रोजन गैस जब भरी हुई है जब कितनी होगी उसी टेम्परेचर T पर। तो सिंपल है, क्या फॉर्मूला आता है, वेलोसिटी ऑफ साउंड इक्वल्स टू गामा इन टू आर टी अपॉन मोलर मास, यही तो होता है। तो अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं बोल सकता हूँ वेलोसिटी जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है, भाई यहाँ पर गामा तो दोनों का कांस्टेंट है, दोनों डायटोमिक गैसेस हैं, तो गामा आपका क्या है, वो तो कांस्टेंट है। अच्छा, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ एम। क्या बात सही है? तो यहाँ से बोल सकते हैं वेलोसिटी इज इक्वल्स टू सी, मैं सी बोल देता हूँ, कांस्टेंट लगा दिया मैंने, अंडर रूट ऑफ एम। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ वेलोसिटी ऑफ O2 इज इक्वल्स टू सी अपॉन एम ऑफ O2, और वेलोसिटी ऑफ H2 इज इक्वल्स टू अंडर सी अपॉन अंडर रूट ऑफ एम ऑफ H2। क्या बात समझ में आई? अब इन दोनों को डिवाइड कर दो, वेलोसिटी ऑफ O2 अपॉन वेलोसिटी ऑफ H2 इज इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा, एम ऑफ H2 अपॉन एम ऑफ O2। क्या बात समझ में आ रही है? यहाँ से क्या क्या वैल्यू आपको नोन है, देखो क्या जाएगा, वेलोसिटी ऑफ O2 इंटू अंडर रूट ऑफ एम O2 अपॉन अंडर रूट ऑफ एम H2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, VH2 आ जाएगा। कितनी गिवन थी ये, 450 मीटर पर सेकेंड गिवन थी। अच्छा, ये कितनी होती है, ये होती है 32, 16 इंटू 2 32 अपॉन ये कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आंसर निकल कर आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा आपके पास निकल कर 1800 मीटर पर सेकेंड। क्या बात समझ में आ रही है? तो वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव्स इन हाइड्रोजन मीडियम कितनी होगी, 1800 मीटर पर सेकेंड। क्या बात समझ में आ रही है? अब हम बात कर लेते हैं किसकी, इंटेंसिटी एंड पावर की। क्या बात समझ में आई, इंटेंसिटी एंड पावर की। तो आपको फॉर्मूला याद रखना है सीधा, आई जो होता है ना आपका इंटेंसिटी, वो क्या होता है, पी नॉट का स्क्वायर अपॉन 2 रो वी। क्या बात समझ में आ रही है? क्या होता है, पी नॉट का स्क्वायर अपॉन 2 रो वी। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये हमको याद रखना है, और आप सबसे अच्छा तो ये याद रखो जो आपका आई होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, पी नॉट के स्क्वायर का। क्या बात समझ में आई? किसके प्रोपोर्शनल होता है, पी नॉट के स्क्वायर का। ये जो पी नॉट है ना यहाँ पर, ये क्या है, ये प्रेशर एम्पलीट्यूड है। क्या है यहाँ पर, प्रेशर एम्पलीट्यूड। क्या बात समझ में आ रही? इसी पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। आपको ये बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, आपको ये बोला जा रहा है कि प्रेशर एम्पलीट्यूड आपको गिवन है, पी नॉट आपको गिवन है कितना, 2 इंटू 10⁻³ आपको गिवन है, ठीक है। और इंटेंसिटी उस चीज़ पर जो I1 आपको गिवन है वो आप मान लो 10⁻⁻6 है। क्या बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब आपको बोला जा रहा है कि पी नॉट को मैंने इंक्रीज करके पी डैश कर दिया, और कितना हो गया वो हो गया 3 इंटू 10⁻³ हो गया। तो आपको निकालना I2 कितना होगा, ये आपको निकालना है। तो निकाल लो यहाँ से, क्या है, I2 अपॉन I1 क्या होगा, पी डैश का होल स्क्वायर अपॉन पी का होल स्क्वायर, यही तो होगा भाई, ये लिखा था ना अपन ने अभी, यही होगा। तो देख लो कितना है ये, I2 अपॉन I1 निकालना, I2 तो मुझे निकालना ही है, I1 कितना है 10⁻⁻6 है, इज इक्वल्स टू पी डैश कितना है 3 इंटू 10⁻³ अपॉन 2 इंटू 10⁻³ ये स्क्वायर। I2 कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 3/2 का होल स्क्वायर इंटू 10⁻⁻6। यहाँ से वैल्यू हो जाएगी बस 9/4 इंटू 10⁻⁻6। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये I2 की वैल्यू आ गई। तो आपको ये इक्वेशन जो है ना, ये वाली, ये याद रखनी जरूरी है, इस पे क्वेश्चंस आएंगे। क्या बात समझ में आ रही है? इसी पर क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। अब बात कर लेते हैं लाउडनेस की। किसकी बात कर लेते हैं, लाउडनेस। हम बोलते हैं ना आवाज़ बहुत तेज़ है या आवाज़ बहुत कम है, आवाज़ नहीं आ रही है, तो हम क्या बोलते हैं, डेसिबल्स में बात करते हैं। किस में बात करते हैं, डेसिबल्स के अंदर। तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, बीटा इज इक्वल्स टू 10 log I अपॉन I0। क्या बात समझ में आ रही है? बीटा इज इक्वल्स टू 10 log I अपॉन I0। यहाँ पर जो I0 है वो क्या है, थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी है, वो कितनी होती है 10⁻⁻12 होती है।
क्या बात समझ में आ रही है? 10⁻⁻12। क्या बात समझ में आ रही है? और ये क्या है आपकी इंटेंसिटी लेवल है, क्या है इंटेंसिटी लेवल, ठीक है, इंटेंसिटी लेवल बीटा, इसको बीटा से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस साउंड निकालने का काम आता है। अब अगर आपको बोला जाए, है ना, डेसिबल में नपता ही है ना, डेसिबल्स में, अगर आपको बोला जाए कि अगर मैंने प्रेशर एम्पलीट्यूड को इंक्रीज कर दिया, कितना इंक्रीज कर दिया प्रेशर एम्पलीट्यूड को, मैं कितना इंक्रीज कर दूं उसको कि मेरा जो साउंड लेवल है, जो साउंड लेवल है मतलब बीटा जो है वो आपका वो 40 से इंक्रीज हो जाए। किससे इंक्रीज हो जाए? 40 से। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं B1 अगर मैं निकालना चाहूँ बीटा 1 तो आ जाएगा 10 log I1 अपॉन I0 की वैल्यू तो मुझे पता ही रहती है। जो बीटा 2 होगी उसको भी ऐसे लिख देता हूँ मैं 10 log I2, जब मैंने प्रेशर एम्पलीट्यूड को इंक्रीज कर दिया जब I2 हो गया अपॉन I0। क्या बात समझ में? अच्छा, हमको ये पता है कि 40 से इंक्रीज करना है ना, किससे इंक्रीज करना है? 40 से, मतलब B2 माइनस B1 कितना है? वो 40 है। कितना हो जाएगा ये? 10 अंदर चल जाएगा log I2 अपॉन I0 माइनस log ऑफ I1 अपॉन I0, यही तो आएगा। ठीक है, यहाँ से आप देख लो ये 4 गया, 4 इक्वल्स टू लॉग ऑफ क्या आ जाएगा आपके पास? ये आ जाएगा आपके पास I2 अपॉन I1। भाई ये माइनस में है ना, डिवाइड हो जाएंगे ना, तो I0 से I0 कट जाएगा। क्या बात समझ में आई? तो यहाँ से हम बोल सकते हैं ये 10 है यहाँ पर, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 की पावर 4 इज इक्वल्स टू I2 अपॉन I1, ये आ जाएगा। मुझे क्या निकालना था? प्रेशर एम्पलीट्यूड। मैं कितना प्रेशर एम्पलीट्यूड को इंक्रीज करूँ ताकि मेरा जो बीटा है वो 40 से ज़्यादा इंक्रीज हो जाए। प्रेशर एम्पलीट्यूड निकालना है। कुल मिला के मुझे पता है कि आई जो है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? प्रेशर एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ मैं? 10 की पावर 4 इज इक्वल्स टू P का स्क्वायर, P2 का स्क्वायर अपॉन P1 का स्क्वायर, यही मुझे लिखना है। अच्छा, तो देख लो यहाँ से ये क्या कट जाएगा? ये 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे 2 कट जाएगा, तो आपका जो P2 आएगा वो आएगा 100 ऑफ P1। तो आपको प्रेशर एम्पलीट्यूड को 100 गुना बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके आपका 40 का क्या आएगा? डेसिबल्स का डिफरेंस आएगा। 40 गुना, आपकी 40 गुना नहीं, 40 का डिफरेंस है ना। जैसे अगर 160 है तो वो 200 हो जाए, है ना। 40 गुना नहीं, 40 का डिफरेंस। क्या बात समझ में आ रही है? तो ऐसे हम इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए बीटा इसमें क्या है, आई नॉट क्या है, और ये फॉर्मूलेस आपको याद रखना है। तो ये जो फॉर्मूलेस है ना, ये जेईई मेंस के हिसाब से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है ना, इसमें क्या क्या है। क्या बात समझ में आई? तो यहाँ पर अपना क्या है, लाउडनेस भी एक तरह से ख़त्म हो जाता है। क्या बात समझ में आ रही है? अब देखो यहाँ पर भी वही चीज़ें हैं। जैसे अगर मैं इंटरफेरेंस की बात करता हूँ, इंटरफेरेंस मतलब सुपरपोजिशन की बात कर रहा हूँ अगर मैं, तो यहाँ पर भी वही चीज़ें हैं। अगर आप लिखते हो ना, जैसे P1 लिखता हूँ मैं, P01, ठीक है, इज इक्वल्स टू साइन ओमेगा टी प्लस या माइनस KX1 लिखो, माइनस KX1 प्लस θ1। P2 आप लिख सकते हो, प्रेशर डिफरेंस के टर्म में लिख रहा हूँ क्योंकि साउंड वेव्स की बात कर रहा हूँ, P02 साइन ओमेगा टी माइनस KX2 प्लस θ2। क्या बात समझ में आ रही? तो ऐसे हम लिख सकते हैं। अब इन दोनों वेव्स का मुझे क्या करना है? सुपरपोजिशन करना है। तो क्या करूँगा? P इज इक्वल्स टू P1 प्लस P2, जिसको आप लिख सकते हो क्या? P0 सिंपल इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी, ऐसे लिखेंगे, साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस KX प्लस 5। क्या बात समझ में आ रही है? प्लस 5। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, वही सेम इक्वेशंस हैं। P0 कैसे निकालोगे? P0 ऐसे निकालोगे, P1 का स्क्वायर, P0 1 का स्क्वायर, P0 1 का स्क्वायर प्लस P0 2 का स्क्वायर प्लस 2 P0 1 P0 2 इंटू कॉस ऑफ थीटा, कॉस ऑफ थीटा। ये थीटा क्या है यहाँ पर? थीटा है आपका इन दोनों के बीच का एंगल, है ना, इन दोनों बीच का डिफरेंस। तो इसको ये माइनस ये करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? KX2 प्लस θ2, कितना आएगा? माइनस कर दो इनको तो कितना आ जाएगा आपके पास? माइनस KX2 प्लस θ2 माइनस KX1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस और माइनस θ1। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? थीटा, नेट थीटा। इस थीटा को आपको यहाँ पर पुट करना है। क्या बात समझ में आ रही? और ये फाई क्या है? ये फाई फिर से वही है। फाई क्या होता है? tan फाई आपको आप लिखते हो, tan फाई इक्वल्स टू क्या लिखोगे? P02 साइन ऑफ थीटा, कौन सा थीटा? ये वाला थीटा, अपॉन P01 प्लस P02 कॉस ऑफ थीटा। तो वही इक्वेशन है जैसे अपने वेव्स के अंदर लिखी थी। क्या बात समझ में आ रही? तो ऐसे हम इन चीज़ों को कर सकते हैं। ठीक है, तो वही सब है। अब इसमें बात कर ले अपन एयर कॉलम्स की। किसकी बात कर लेते हैं? एयर कॉलम्स की। तो होता क्या ना, जैसे अपन वहाँ पर क्या करते हैं, स्ट्रिंग को अटैच कर देते हैं यहाँ पर, तो ये स्टैंडिंग वेव्स बनाती है।
भाई अपन सुपर पोजिशन पढ़ रहे हैं, सुपर पोजिशन से क्या बनता है, स्टैंडिंग वेव्स बनती है, तो यहाँ पर भी स्टैंडिंग वेव्स बनेगी। तो वहाँ पर जैसे स्ट्रिंग होती है ना, तो स्ट्रिंग के अंदर ऐसे हम उसको बना देते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, स्ट्रिंग की जगह ऑर्गन पाइप्स, क्या होते हैं, ऑर्गन पाइप्स। क्या बात समझ में आ रही है, ये होते हैं ऑर्गन पाइप्स। ठीक, अब ये ऑर्गन पाइप होते हैं ना, ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है ओपन और एक होता है क्लोज। क्लोज के अंदर भी एक एंड क्लोज होता है, क्या होता है, एक एंड क्लोज होता है। अगर दोनों एंड क्लोज कर दोगे तो साउंड कैसे जाएगा अंदर, बात समझ में आ रही है। अगर दोनों ही एंड को क्लोज कर दोगे तो साउंड अंदर नहीं आ सकता ना। एक पाइप है, एक तरह से पाइप समझो उसको, तो अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, हवा देनी पड़ेगी ताकि प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो, है ना। अगर दोनों एंड को क्लोज कर दोगे तो आप क्या हो जाएगा, वहाँ पर साउंड जा ही नहीं पाएगा अंदर, ऑब्वियस सी बात है। तो ऑर्गन पाइप के अंदर दो केसेस हैं, ओपन मतलब दोनों साइड से ओपन, और क्लोज मतलब एक साइड से क्लोज, एक साइड से ओपन। क्या बात समझ में आ रही, तो ऐसे हम लिख सकते हैं। अब क्लोज्ड की मैं बात कर रहा हूँ, मतलब एक साइड से वो क्लोज्ड है। इसकी अगर मैं बात करता हूँ तो वो कुछ ऐसा बनेगा। अगर मैं फंडामेंटल की बात करता हूँ, फंडामेंटल निकालते हैं ना सबसे पहले अपन, फंडामेंटल याद है सबको, जब हमने पहले वाले चैप्टर के अंदर पढ़ा था फंडामेंटल की फ्रीक्वेंसी की बात करते थे। तो अगर मैं फंडामेंटल की बात करूँ तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि ये आपका पाइप ऐसा, इस टाइप से, ठीक है। वैसे यहाँ पर दो चीज़ें बनती है, मैं आपको दोनों चीज़ें बना के दिखाता हूँ। ये ऐसा पाइप है, ये सेम पाइप है, मैं आपको डिस्प्लेसमेंट और प्रेशर का वेरिएशन निकालना दिखाता हूँ, है ना। जब ये, अगर मैं प्रेशर की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ, प्रेशर की, और यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट की, किसकी बात कर रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट की। यह है प्रेशर का एम्पलीट्यूड और यह है डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है। तो जब हम प्रेशर की बात करते हैं ना, तब ओपन एंड पे हमेशा क्या आता है, ऐसे आता है, यहाँ पर नोड आती है और यहाँ पर एंटी नोड आती है, ये एंटी नोड, ये नोड। पर जब अपन डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, जब यहाँ पर एंटी नोड आती है और यहाँ पर नोड आती है। क्या बात समझ में आ रही है। तो कई बार ऐसा कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग, है ना, कि सर यहाँ, सर ने आपने तो ऐसे बताया था कि यहाँ पर क्लोज हो जाता है, यहाँ पर नोड आ जाती है, ठीक है। तो ऐसे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि आपको एग्जाम में दिया जाता है, आप एक ही याद करके चले जाते हो। बट एक्चुअली में ऐसे दो केसेस होते हैं। कैसे केसेस होते हैं, दो केस। बट आप जो फॉर्मूला निकालोगे ना, उसके अंदर देखा जाए तो क्या है ये, अगर इसकी लेंथ एल है, ठीक है, तो आप बोल सकते हो एल क्या है आपका, λ/4 है। भाई एल बाय, ये क्या है, λ/4 है ना, ये लैम्डा, भाई ऐसा बन रहा होगा ना, ये यूं बन रहा होगा ऐसा, ये यूं, एक पूरा लैम्डा ये होता है, तो ये λ/2 और λ/2 का भी आधा, λ/4। तो एल जो है आपका वो λ/4 है। इस केस में भी एल इसको λ/4 है। बात समझ में आ रही है। तो फॉर्मुलेस तो आपके सब कुछ सिमिलर ही आएंगे, फॉर्मुलेस में कोई भी चेंज नहीं होने वाला, चाहे आप प्रेशर के बारे में बात करो, चाहे आप इसके डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करो। बट एक्चुअली में हमको ये समझ में आना चाहिए कि जो आपको फिगर गिवन है वो किस चीज़ का गिवन है। अगर वो प्रेशर का आपको बोलता है तो हमेशा जो ओपन एंड होता है उसके अंदर प्रेशर हमेशा नोड होता है। ये नोड क्यों है, क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर ओपन है ना, तो आप मान सकते हो यहाँ पर कोई प्रेशर डिफरेंस है ही नहीं। ऐसा हम क्रिएट कर सकते हैं सोचने के लिए, समझने के लिए, कि यहाँ पर भी प्रेशर इधर P1 है तो यहाँ पर भी P1 ही होगा। क्या बात समझ में आ रही है, यहाँ पर P1 तो यहाँ पर भी P1 ही होगा, तो उसको हम बोलते हैं नोड है, कोई डिफरेंस ही नहीं है इधर, ठीक है। बट यहाँ पर मान लो आपका भार जो प्रेशर है, यहाँ पर P1 प्रेशर भार है तो यहाँ पर P1 प्रेशर भार है, बट अंदर कितना होगा, अंदर तो P2 होगा। तो यहाँ पर कुछ डिफरेंस आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं डिफरेंस आ रहा है, इसका मतलब वहाँ पर एंटी नोड बन रही होगी। तो ऐसे हम याद करने का तरीका ढूंढ सकते हैं। और जो प्रेशर है उसके अपोजिट केस कैसा होता है, डिस्प्लेसमेंट का होता है। तो जब यहाँ पर क्लोज्ड एंड पर एंटी नोड बनता है प्रेशर का, वहीं पर डिस्प्लेसमेंट का नोड बनता है। क्या बात समझ में आ रही, तो ऐसे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये फंडामेंटल है। फंडामेंटल के अंदर क्या कंडीशन है अपने पास, फंडामेंटल के अंदर कंडीशन आई अपने पास, क्या, L = λ/4। ये अपने पास इक्वेशन आ गई। इसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ से अगर फ्रीक्वेंसी आप निकालोगे, फ्रीक्वेंसी कितनी होती है आपकी, V/λ होती है, तो V बाय कितना आ जाएगा, लैम्डा आ जाएगा 4L, तो ये 4L आ जाएगा। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जिसको मैं F1 भी कहता हूँ, वो क्या आ जाएगी, V/4L, ठीक है। ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट हार्मोनिक। क्या बोलते हैं, फर्स्ट हार्मोनिक। क्या बात समझ में आई, फर्स्ट हार्मोनिक यहाँ से आ गई। अच्छा, अब नेक्स्ट बना लेते हैं, हो सकता है ज़्यादा बन रही हो, ऐसे बनाते हैं, अभी भी ओपन है यहाँ से। तो अगर मैं प्रेशर की बात करता हूँ तो यहाँ पे तो हमेशा एंटी नोड ही बनेगा, और यहाँ पर नोड बनेगा, तो यहाँ पर तो नोड बना दो, यहाँ पर एंटी नोड। अब मुझे क्या करना है, इससे एक ज़्यादा करना है, इससे एक ज़्यादा करना है। एक ज़्यादा का मतलब है ऐसे बना दो, यूं, इस टाइप से बन जाएगा। क्या बात समझ में आई। तो एक ज़्यादा आ गया यहाँ पर, ये जो है ये एक ज़्यादा आ गया, तो आपको पता चल रहा होगा एक ज़्यादा आने पे क्या बोलते हैं अपन, फर्स्ट ओवर टोन। ये मैंने समझा हुआ है पहले,
है ना, फर्स्ट ओवर टोन। तो ये आपका प्रेशर का बना रहा हूँ मैं, उसलिए ये एंटी नोड है और ये यहाँ पर नोड है। तो कितना आ जाएगा आपके पास, ये टोटल लेंथ कितनी है, ये हो जाएगी आपके 3 लैम्डा बाय 4। तो अभी जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो कितनी आएगी, v 3v बाय 4l आएगी। तो ये क्या लिखा हुआ है, 3f1 लिखा हुआ है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का थर्ड टाइम्स। तो जो अभी जो आगे लिखा रहता है उसको क्या बोलते हैं हम, थर्ड हार्मोनिक। तो ऐसे ही करके आपका पास फिफ्थ हार्मोनिक आएगी, फिर सेवन्थ हार्मोनिक आएगी। तो पता चल रहा है 1 3 फिफ्थ सेवन्थ ऐसे करके। तो इवन वाली जितनी भी है ना वो सब मिस हो रही है। किस केस के अंदर, आपके क्लोज्ड ऑर्गन पाइप वाले केस के अंदर। किस केस के अंदर, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के केस के अंदर। क्या बात समझ में आ रही है, ये केस बिल्कुल वैसा है, कैसा, स्ट्रिंग विद फ्री एंड। बात समझ में आ रही है, स्ट्रिंग विद फ्री एंड, ये मैंने पिछले लेक्चर में समझाया था। क्या बात समझ में आई। तो यहाँ से हम ओवरटोन निकाल सकते हैं। जो फिफ्थ वाले की बनेगी उसके अंदर ऐसे दो आ जाएंगे, तो उसको हम बोलेंगे कि दो ओवरटोन है। तो ओवरटोन तो सारे आ रहे हैं, फर्स्ट भी आ रहा है, सेकंड भी आ रहा है, थर्ड भी आ रहा है, फोर्थ भी आ रहा है, क्योंकि ये तो ये वाले काउंट होते हैं ना, कितने ऐसे डब्बे और आ गए आपके पास। तो यहाँ पर एक भी डब्बा नहीं था किसके अंदर, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के अंदर, यहाँ पर एक आ गया तो इसलिए फर्स्ट ओवरटोन। दूसरे वाले में दो और आ जाएंगे तो वहाँ पर दो ओवरटोन। बात समझ में आ रही है। तो ऐसे में इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हार्मोनिक्स हो गई आपकी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं किसकी, ओपन ऑर्गन पाइप की। किसकी बात कर लेते हैं, ओपन ऑर्गन पाइप। तो ऐसे बना लो, ये दोनों साइड से ओपन है, यहाँ से हवा मारो, इधर से हवा मारो। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, आपको पता चलना चाहिए कि प्रेशर इस एंड पर भी सेम ही होगा लगभग जितना बाहर है, यहाँ पर भी सेम होगा। तो यहाँ पर भी एंटी नोड बनेगी, यहाँ पर नोड बनेगी और यहाँ पर भी नोड बनेगी। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, प्रेशर की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ, प्रेशर की। ऐसे समझने के लिए, बाहर मान लो टेम्परेचर आपका जो प्रेशर पी नॉट है, तो यहाँ पर भी कितना होगा, पी नॉट ही होगा, लगभग लगभग बराबर। ठीक है, तो उसलिए नोड्स बन रहे होंगे क्योंकि प्रेशर डिफरेंस है ही नहीं। बात समझ में आई। तो अब अगर इसकी फंडामेंटल मुझे बनानी हो तो कैसे बनाऊंगा, ऐसे यूँ बनाऊंगा। क्या बात समझ में आ रही है। और अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट का बनाना हो, किसका बनाना हो, डिस्प्लेसमेंट का, तो ऐसे बना सकता हूँ क्या, ऐसे बना सकता हूँ। देखो यूँ, ये किसका बनाया मैंने, डिस्प्लेसमेंट का। किसका बना दिया, डिस्प्लेसमेंट का। और जो रेड वाला किसका है, प्रेशर का है। दोनों के केस में जो आपका एल होगा वो किसके बराबर होगा, लैम्डा बाय 2 के बराबर होगा। बात समझ में आई। तो आपकी जो फर्स्ट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी, जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है F1, वो कितनी आएगी, V बाय 2L आएगी। जो F2 आएगी वो कितनी आएगी, 2V बाय 2L आ जाएगी। क्यों, क्योंकि जब आप एक्स्ट्रा बनाते हो एक, मतलब आपने ऐसा बना दिया तो वापस यहाँ पर तो नोट्स ही आएंगे, ऐसे बनेगा। तो ये कितनी हो जाएगी टोटल लेंथ, लैम्डा इज इक्वल्स टू एल हो जाएगा। बात समझ में आ रही, लैम्डा इज इक्वल्स टू एल हो जाएगा। तो यहाँ पर 2/2 आ जाएगा। तो आपके पास यहाँ पर कितनी है, फर्स्ट हार्मोनिक हो गई। ये यहाँ पर कितनी हो गई, ये आपके पास क्या है, 1 है ना, इधर 1 है, तो ये फर्स्ट हार्मोनिक हो गई। यहाँ पर 2 लिखा हुआ एक तरह से सेकंड हार्मोनिक, फिर आ जाएगा 3V/2L, ये हो जाएगी थर्ड हार्मोनिक। बात समझ में आ रही है। अच्छा, फर्स्ट के अंदर एक डिब्बा ऐसा प्रेजेंट था, सेकंड हार्मोनिक के अंदर क्या हुआ, एक डिब्बा तो है ही, साथ में एक और आ गया। कौन सा वाला आ गया, ये वाला एक और आ गया। एक और आने का मतलब क्या है, फर्स्ट ओवर टोन। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि सेकंड हार्मोनिक के साथ क्या आएगा, फर्स्ट ओवरटोन आएगा, यहाँ पर सेकंड ओवरटोन आएगा। बात समझ में आ रही है। तो ये कौन सा केस है, स्ट्रिंग टाइड एट बोथ एंड्स। ठीक है, इसमें भी यहाँ पर नोड बनेगा, यहाँ पर नोड बनेगा। देखो यहाँ पर भी नोड, इधर भी नोड। यहाँ पर हम प्रेशर की बात करते थे, वहाँ पर हम एम्पलीट्यूड की बात करते थे। क्या बात समझ में आई। तो ये हमको रिलेट करके पढ़ना चाहिए, तो आपको आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, तो ये ऑर्गन पाइप्स के क्या केसेस हो गए। ठीक है, क्लोज्ड और आपका ओपन ऑर्गन पाइप। ठीक है, अच्छा अब हम जो नेक्स्ट हमको पढ़ना है ना, वो है आपका बीट्स। क्या होता है, बीट्स। बीट्स क्या होती है, देखो बीट्स, मान लो आपके पास यहाँ पर दो फ्रीक्वेंसीज है F1 और F2। अगर ये दोनों सेम नहीं है तो आपको बीट सुनाई देती है। क्या सुनाई देती है, बीट सुनाई देती है। मतलब लगभग लगभग ऐसा मान सकते हो, अगर ये 250 है F1 तो ये 252 होगी, 256 होगी। तो कुछ ना कुछ तो डिफरेंस है ना, हल्का सा डिफरेंस है, बट कुछ ना कुछ डिफरेंस है। तो जब ऐसा डिफरेंस होता है ना, तब आपको बीट सुनाई देती है। तो मतलब अगर 250 है F1 और 250 ही है F2 तो आपको कोई भी बीट सुनाई नहीं देगी। अगर 250 है और ये 251 है तो बीट सुनाई देगी। 250 है, ये 249 है तो आपको बीट सुनाई देगी, क्योंकि डिफरेंस कुछ ना कुछ आ रहा है। क्या बात समझ में आई। तो बीट्स की जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, बीट्स क्या है, बीट्स भी एक आवाज़ है। बीट्स बोलते हैं ना, बीट्स बजाओ, तो बीट्स, बीट्स भी क्या है, एक आवाज़ है। बीट्स को हम लिखते हैं
F1 माइनस F2, फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकेंड, ये मॉड लगा रखा है। हो सकता है जैसे F1 आपका 249 हो माइनस 250 हो तो -1 आ जाएगा ना, और फ्रीक्वेंसी आपकी क्या है, माइनस में हो नहीं सकती, उसने मॉड लगा देते हैं आगे ताकि ये 1 आ जाए। तो बीट्स की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 1 होगी। क्या बात समझ में आ रही है? तो इस पर एक अच्छे से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। वैसे देखा जाए तो ये आपका जो पार्ट है बीट्स वाला, ये इतना डिफिकल्ट नहीं है, बट फिर भी इसमें क्वेश्चंस बनते हैं अच्छे से और बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखो, जैसे हम बीट्स की बात करते हैं ना, तो बीट्स के अंदर बीट्स कैसे प्रोड्यूस करते हैं हम, जैसे ट्यूनिंग फॉर्क है, इससे प्रोड्यूस कर सकते हैं, ट्यूनिंग फॉर्क से, ठीक है। तो दो आपने ट्यूनिंग फॉर्क्स लिए अलग अलग फ्रीक्वेंसी के, इन दोनों को आप साथ में हिट करोगे तो आपको बीट्स सुनाई देगी। क्या बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब देखो होगा क्या कि अगर ये जो ट्यूनिंग फॉक्स है ना, इसकी हम फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकते हैं। भाई एक जो ट्यूनिंग फॉक होता है ना, वो एक फ्रीक्वेंसी का होता है, ये सबको पता होना चाहिए ना, स्कूल्स में हमने देखा भी होगा। एक ट्यूनिंग फॉक एक तरह का एक फ्रीक्वेंसी का साउंड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अच्छा, अगर ऐसा है तो इसको मैं चेंज भी कर सकता हूँ फ्रीक्वेंसी को। कैसे चेंज करूँगा, या तो मैं इस पर वैक्स लगा दूँ, अगर मैं इस पर वैक्स लगा देता हूँ ना, अगर इसमें मैं वैक्स लगा देता हूँ तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो डिक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। क्या बात समझ में आई? अच्छा, और अगर मैं इसमें कुछ और मटेरियल चिपका दूं अलग से, मान लो ये मटेरियल मेटल का कुछ बना हुआ है और उसमें मेटल लगा दूं, ऐड कर दूं, तो भी क्या हो जाती है, फ्रीक्वेंसी इसकी डिक्रीज हो जाती है। क्या बात समझ में आई? तो आपने मेटल एक्स्ट्रा ऐड कर दिया या फिर वैक्स अप्लाई कर दिया, दोनों केसेस के अंदर क्या होगा, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी। और अगर बाई चांस आपने इसमें से थोड़ा सा मेटल निकाल दिया, है ना, फाइल कर दिया, मतलब थोड़ा छील छील के थोड़ा सा इसको चीजल कर दिया और निकाल दिया इसको बिल्कुल, तो यहाँ पर इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, वो इंक्रीज हो जाती है। क्या बात समझ में आ रही है? तो अगर आप कुछ लगा देते हो, कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर देते हो, लोड कर देते हो, जैसे आपको एग्जाम में दिया जाएगा लोड करना, तो लोड करने में हमेशा आपको फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती हुई मिलेगी, और कुछ हटा दोगे उसमें से, अनलोड कर दोगे, तो आपको फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती हुई मिलेगी। अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। अब एक अच्छा क्वेश्चन बीट्स का ऐसा हो सकता है, क्या आपको गिवन है दो फ्रीक्वेंसी F1 और F2। F1 आपको गिवन है 1000 हर्ट्ज और F2 आपको पूछा जा रहा है, ठीक है। आपको ये बोला जा रहा है कि बीट्स जब उनकी होती है, F1 F2 जब साथ में बजते हैं, जब आपकी 4 बीट्स की निकल कर आती है, 4 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसीज निकल कर आती है, ठीक है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो आपका F1 या बोल सकते हैं F2, कुछ भी कर लो, F2 माइनस F1 जो होने वाला है वो कितना होने वाला है, 4 होने वाला है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं F2 माइनस जो 100 होगा वो कितना होगा, वो 4 होगा। क्या बात समझ में आ रही है? ये होने वाला है। अच्छा, अब वो आपको बोल रहे हैं कि यहाँ से F2 माइनस 100 इजक्वल्स टू 4 है ना, तो हम बोल सकते हैं F2 माइनस 100 इजक्वल्स टू 4 होगा, और एक इक्वेशन बनेगी माइनस F2 प्लस 100 इजक्वल्स टू 4। भाई आपने मॉडल खोला तो एक बार पॉजिटिव से खोला, एक बार नेगेटिव से खोला। यहाँ से आपके पास F2 की वैल्यू आई 104, यहाँ से आपके पास F2 की वैल्यू आई 96, तो आपके पास दो वैल्यूज आ गई यहाँ से, है ना। जब आपको बस यही इन्फॉर्मेशन गिवन थी तो यहाँ से आपके पास कितनी वैल्यूज निकली, दो। F2 की वैल्यू आ गई आपके पास या तो 96 आएगी या फिर 104 आने वाली है, ठीक है। अब पता कैसे लगेगा कि 96 है या 104 है, ये तो कन्फ्यूजन हो गई। उसके लिए उन्होंने एक इन्फॉर्मेशन और दी है। उन्होंने कहा है कि जो F1 है ना, जो 100 हर्ट्ज वाला है, इसके जो ट्यूनिंग फॉर्क है इस पर मैंने थोड़ा सा लोड ऐड कर दिया, ठीक है, या फिर वैक्स कर दिया। तो आप सब लोग जानते हो अगर वैक्स कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाएगी। हमने पढ़ा था ना अभी, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाएगी। तो उन्होंने एक इन्फॉर्मेशन दी, जब आपकी जो F1 है उस पर लोड कर देते हैं, जब आपकी बीट्स जो है वो डिक्रीज हो जाती है। बीट्स डिक्रीज होने का मतलब है पहले 4 थी तो हो गई 2, हो गई होगी 1, हो गई होगी या 3 हो गई होगी, जितनी भी हो गई होगी। बात समझ में आ रही है? बीट्स कम हो गई, बीट्स डिक्रीज हो गई, ठीक है। ये आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है अलग से। जब 100 हर्ट्ज पे आपने जो F1 है उस पर लोड करा तो बीट्स जो है वो कम हो गई, ठीक है। अब आपको यहाँ से निकालना है कि इसमें से 96 या 104 में से कौन सा आंसर होगा F2 का। तो सोच के देखो, हमारे पास जो बेसिक इक्वेशन थी वो क्या थी, ये थी F2 माइनस 100 इज इक्वल्स टू 4, ये थी पहले वाले केस के हिसाब से, ठीक है। अब देखो, अगर जब लोड हो गई, जब लोड हो गई तो ये क्या हो जाएगा, ये कम हो जाएगा। भाई हम सब लोग जानते हैं जब ये हम लोड करते हैं, जब फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, तो मान लो 100 से कितनी हो गई, 98 मान लेते हैं। कितनी हो गई, 98 मान लेते हैं। मैं बोलता हूँ F2 जो है वो आपका 98 हो जाएगा। भाई F2 तो जो आपका F2 है वो तो चेंज नहीं हो रहा, F1 आपका 98 हो गया क्योंकि डिक्रीज हो गई, ठीक है। और जो आपकी बीट्स हैं वो भी कम हो गई, तो मान लेते 4 से लेकर 2 चली गई। मैं एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूँ ताकि आप अच्छे से समझ में आए आपको, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ से हम देख सकते हैं कि F2 क्या होना चाहिए, 96 होना चाहिए, 104 होना चाहिए।
आप सोचो अगर इसमें आप क्या रखते, अगर इसमें आप 104 लिखते तो 104 माइनस 100 आता, बिल्कुल 4 आ जाता। यहाँ पर अगर 104 लिखते माइनस 98 करते तो क्या आपकी वैल्यूज बढ़ गई, यहाँ पे 6 आ गई बीट्स आपकी। तो मतलब आपकी बीट्स की जो वैल्यू है तो इंक्रीज हो गई, क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो ऑब्वियसली ये वाला आंसर नहीं है। बट यहाँ पर अगर आप 96 रखते हो तो 96 माइनस 100 बिल्कुल 4 आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर 96 रखोगे तो 96 माइनस 98 बिल्कुल 2 आ रहा है। तो देखो 4 से 2 शिफ्ट हो गई, मतलब डी बीट जो है वो डिक्रीज हो गई। तो ऐसे हम पता लगाते हैं कैसे, 96 और 104 में से क्या होगा, तो F क्या होगा आपका, F2 96 होगा। क्या बात समझ में आ रही है? तो ऐसा आपको पुट करके देखना पड़ेगा, तो आपको यहाँ से समझ में आएगा। अब हम चलते हैं डॉपलर्स इफेक्ट पर। बहुत छोटा सा कंसेप्ट है ये डॉपलर्स इफेक्ट। जैसे हम ट्रेन में नोटिस करते हैं ना, आप कोई स्टेशन पे खड़े रहते हैं और ट्रेन अगर दूर से आ रही है, बहुत दूर है अभी, तो वो हॉर्न बजाती है तो आपको पता चल जाता है दूर से कि हल्का सा साउंड सुना आ रहा है, मतलब ट्रेन आ गई है, ठीक है। और जैसे ही वो ट्रेन आपके पास आते रहती है, आपका जो साउंड है वो, भाई साउंड तो एक ही मिट कर रही है ना। तो जैसे वो ट्रेन आपके पास आ रही होती है तो आपका जो साउंड आपके कानों में आ रहा होता है वो इंक्रीज होता जाता है। क्या होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है। तो ऐसा क्यों है, क्या ट्रेन ने अपने साउंड को ज़्यादा तेज बजाया, ऐसा तो नहीं है, वो तो उधर भी इतना ही बजा रही थी, अभी भी इतना ही बजा रही थी। कुल मिला के जो आपके कानों में जो साउंड जाता है, जो उसकी फ्रीक्वेंसी जाती है, वो किस पे डिपेंड करती है, रिलेटिव मोशन पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है, रिलेटिव मोशन बिटवीन ऑब्जर्वर एंड सोर्स। सोर्स क्या है यहाँ पर, ट्रेन। ट्रेन पहले दूर थी, ट्रेन आपके पास आ रही है, तो रिलेटिव मोशन हो रहा है दोनों के बीच में। तो उसके लिए जो आपको सुनाई देगी, आपको जो आवाज़ सुनाई देगी वो ऊपर नीचे हो सकती है। क्या बात समझ में आ रही है, वो ऊपर नीचे हो सकती है। तो क्या यहाँ पर फ्रीक्वेंसी सोर्स की चेंज हुई, नहीं। ऐसा नहीं बोल सकते ट्रेन दूर थी तो फ्रीक्वेंसी उसकी कम थी, ऐसा नहीं है। और जब पास आ गई जब उसकी ज़्यादा हो गई, ऐसा नहीं है। फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स तो कांस्टेंट ही रहेगी, ठीक है। बट आपको जो सुनाई देता है वो वाली फ्रीक्वेंसी अलग अलग हो सकती है, जिसको हम बोलते हैं अपेरेंट, क्या बोलते हैं, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी। बात समझ में आ रही, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी। अब इसके लिए आपको ना सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है। जो एफ अपेरेंट आता है ना, वो आता है एफ ऑफ सोर्स इनटू वी माइनस वी नॉट अपॉन वी माइनस वी एस। क्या बात समझ में आ रही है, क्या लिखा मैंने, एफ अपेरेंट जो आपको सुनाई देगी, ऑब्जर्वर को जो सुनाई देगी वो क्या है, एफ एस, मतलब साउंड की जो आपकी सोर्स है उसकी फ्रीक्वेंसी इनटू वी माइनस वी नॉट। ये वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव, जिसको हम 332 मीटर पर सेकंड लेते हैं। ये आपको अगर दूसरी वैल्यू की मानो जैसे 320 मीटर पर सेकंड क्वेश्चन में आपको बताया जाएगा। तो ये वी है, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ साउंड। ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर। ये है वेलोसिटी ऑफ सोर्स। भाई देखो तीन चीज़ें हो सकती है ना यहाँ पर, ऑब्जेक्ट है आपके पास, एक आपके पास सोर्स है, और सोर्स पे आपका साउंड भी है। तो साउंड की वेलोसिटी होगी एक तो, ठीक है। एक होगी आपकी सोर्स की वेलोसिटी। भाई जैसे आपके पास, मान लो आपके पास कोई एक फ़ोन है ना, आपके पास फ़ोन है, फ़ोन आप दूर लेके जाते हो अपने से, ठीक है। तो साउंड तो अभी भी इतनी वेलोसिटी से निकल रहा है, बट क्योंकि आप फ़ोन को चला रहे हो उसलिए आपको, जैसे आप दूर लेके जाते हो अपने फ़ोन को, तो आपको क्या लगता है, साउंड कम हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही करते हैं ना हम लोग, साउंड कम हो जाता है। तो आपका जो सोर्स है वो डिपेंड करता है कि आपसे कितना दूर रखा है। तो यहाँ पर ऑब्जर्वर है, सोर्स है, और साउंड वेलोसिटी। सोर्स क्या करता है, साउंड एमिट करता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, साइन कन्वेंशन। तो जो वेलोसिटी ऑफ साउंड होती है ना, वेलोसिटी ऑफ साउंड, यहाँ पे बोल रहा हूँ वी जो है वो वेलोसिटी ऑफ साउंड है, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ साउंड, वी ओ क्या है, ऑब्जर्वर की, और वी एस क्या है, सोर्स की, ठीक है। तो देखो यहाँ पर प्लस माइनस कैसे लेंगे, जो वेलोसिटी ऑफ साउंड होती है ना, जो वी की वेलोसिटी होती है, मान लो वेलोसिटी ऑफ साउंड इधर है, ठीक है। वो कैसे डिसाइड होगा, ऑब्जेक्ट की तरफ, क्योंकि ऑब्जर्वर की तरफ ही तो आप साउंड आनी है। ऑब्वियसली अगर वेलोसिटी, अगर आपको साउंड सुननी है तो साउंड आपकी तरफ आ रहा है, तो अगर ऑब्जर्वर यहाँ पर आए तो साउंड की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है। अगर आपका सोर्स यहाँ है और ऑब्जेक्ट इधर है तो साउंड ऐसे आएगा, तो साउंड की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है। क्या बात समझ में आ रही है, साउंड की डायरेक्शन कैसे निकाल रहे हैं हम, ऑब्जर्वर की तरफ होगी हमेशा वो। बात समझ में आ रही है। तो जो भी वेलोसिटीज साउंड के डायरेक्शन में होती है उसको हम लेते हैं पॉजिटिव, और साउंड की जो उल्टी डायरेक्शन में होती है उसको हम लेते हैं नेगेटिव, ठीक है। इन डायरेक्शन ऑफ साउंड क्या लेते हैं हम, पॉजिटिव, और इन डायरेक्शन ऑफ, इन अपोजिट डायरेक्शन, इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ साउंड, उसको क्या लेते हैं हम, नेगेटिव
लेते हैं। बात समझ में आ रही है? अभी आपको v निकालना आना चाहिए, है ना, कि वेलोसिटी ऑफ साउंड कैसे निकालें। ठीक, तो जहां ऑब्जर्वर है उसकी तरफ होगा v हमेशा। तो ऑब्जर्वर यहां पर था तो v इस डायरेक्शन में, ऑब्जर्वर यहां पर आ गया तो v इस डायरेक्शन में। बात समझ में आ रही है? अब इस पे एक जेई मेंस का अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं, है ना। जेई मेन ने एक क्वेश्चन पूछा था इसमें एक रिसेंटली, जो बहुत ही अच्छा सवाल था। क्या बोला जा रहा था आपको उसके अंदर? तो देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है जेई मेंस का क्वेश्चन, 2015 क्वेश्चन आया हुआ है ये। क्या कह रहा है? यहाँ पर एक आदमी है, ये रेलवे ट्रैक है, यहाँ पर ट्रेन इधर से आ रही है इसकी तरफ, आदमी की तरफ आ रही है 20 मीटर पर सेकेंड से। वहाँ पर एक सोर्स लगा हुआ है, जो साउंड है उसका हॉर्न है वो 1000 हर्ट्स का है। ठीक है, 1000 हर्ट्स वो इमिट कर रहा है फ्रीक्वेंसी। ट्रेन इधर आ रही है, आपको बोला जा रहा है कि वेलोसिटी ऑफ जो आपकी साउंड वेव है उसको 320 लो, वैसे 332 होता है बट आपको यहाँ पर गिवन है। ठीक है, अच्छा, ये आपको बोल रहे हैं कि जब ट्रेन इससे निकल जाएगी ना, इसको पास करके, मतलब ट्रेन यहाँ से आ रही है तो जब यहाँ से आ रही थी फिर यहाँ से ये पास कर जाएगी, तो जब ये आ रही थी जब इसको कितना साउंड सुनाई दे रहा था, और जब ये चली जाएगी दूर इससे जाएगी, जब इसके पास आ रही थी तो इसे कुछ साउंड सुनाई दे रहा होगा कुछ फ्रीक्वेंसी का, और जब इसे दूर जा रही होगी, मतलब यहाँ से पास करके इससे दूर जा रही होगी, तब इसको कुछ अलग साउंड सुनाई दे रहा होगा। तो कितना चेंज आया साउंड के अंदर, ये आपको निकालना है परसेंटेज के अंदर। तो देखो, अगर हम शुरू का केस डिस्कस करें, जब आपका ऑब्जर्वर यहाँ पर है और आपकी ट्रेन ऐसे है 20 मीटर पर सेकंड से आ रही है, ठीक है, यहाँ पर आपका वेलोसिटी ऑफ साउंड है, किधर है वेलोसिटी ऑफ साउंड? इधर, क्योंकि ऑब्जर्वर आपका यहाँ पर है, तो ये डायरेक्शन है। वीएस की डायरेक्शन में क्या है? वो भी 20 है। किस डायरेक्शन में? पॉजिटिव, क्योंकि इसी डायरेक्शन में है, साउंड की भी इसी डायरेक्शन में। ऑब्जर्वर की वेलोसिटी तो क्या है? 0 है। बात समझ में आ रही है? अच्छा, तो यहाँ से निकाल लो F1 फर्स्ट केस निकालता हूँ मैं, तो कितना आएगा? Fs 1000 दी हुई थी, 1000 हर्ट्स इनटू V माइनस वी नॉट। वी कितना ये था आपको? 320, तो 320 माइनस वी नॉट तो 0 है, अपॉन 320 माइनस ये कितना हो जाएगा? 20। ठीक है, ये आ गया। यहाँ से कितना वैल्यू आ जाएगी आपके पास? 1000 इंटू 320 अपॉन 300, ये 300 100 कट गया, आपके पास आंसर आ गया 3200 अपॉन 3। तो जो F1 की वैल्यू है आपके पास वो कितनी है? 3200 अपॉन 3। मतलब जब ट्रेन इसके पास आ रही होगी, जब उसको कितनी फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रही होगी? ये वाली। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ से ये यहाँ पर आ गया ये बीच में, इसके बाद ये यहाँ से दूर जा रहा है। जब ये दूर जा रहा होगा तब हम क्या लिखेंगे? मैं दोनों केस डिस्कस कर रहा हूँ। देखो, अब जब ये दूर जा रहा है तब आपका ऑब्जर्वर यहाँ पर है और आपका सोर्स यहाँ पर है। जो ट्रेन है आपकी वो ऐसे है, ये जा रही है 20 मीटर पर सेकंड से दूर जा रही है। वेलोसिटी ऑफ साउंड किधर होगी? वो इधर ही होगी, क्योंकि ऑब्जर्वर तो यहाँ पर है ना, यहाँ से जो भी साउंड निकल रहा है वो इसकी तरफ यहाँ पर आएगा, जब भी तो सुनाई देगी। तो देखो, वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव इस डायरेक्शन में है, वेलोसिटी ऑफ सोर्स किस डायरेक्शन में है? वो उल्टी डायरेक्शन में, इसलिए लिखेंगे हम -20। क्या बात समझ में आई? तो यहाँ से लिख लो F2 जो आएगा वो आएगा Fs इनटू V कितना है? 320 माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट तो अभी भी 0 है, 320 माइनस वेलोसिटी ऑफ साउंड कितना है? सोर्स ये है आपका 20 माइनस 20। क्या समझ में आया -20 कैसे लिखा? क्योंकि उल्टी डायरेक्शन में। तो ये आ गया Fs इंटू 320 अपॉन 340। क्या बात समझ में? यहाँ से आपके पास आएगा 1000 इंटू 320 अपॉन 340, तो ये 0 से 0 कट जाएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा 32000 अपॉन 34। तो ये आपके पास F2 आ गया। क्या बात समझ में आ रही? ये आपके पास F2 आ चुका है। आप सोच के देखो कि अगर जब पास आ रही होगी जब ज़्यादा सुनाई दे रहा होगा, या दूर जा रही होगी जब ज़्यादा सुनाई दे रहा होगा। ऑब्वियसली आप बोलोगे सर ज़्यादा पास में आएगी ट्रेन तो ज़्यादा सुनाई देगा, तो कुल मिला के ये वाली जो फ्रीक्वेंसी है ये ज़्यादा होनी चाहिए। मतलब हम बोल सकते हैं कि F1 जो है वो बड़ा होना चाहिए ऑब्वियसली F2 से, क्योंकि ये वाला केस कौन सा है? जब वो नियर आ रही है, पास में आ रही है तो ज़्यादा तेज आवाज़ आती है, ये जा रही है अवे। वैसे आप कैलकुलेट करोगे तो भी आंसर आपके पास आ ही जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये कहाँ जा रहा है? 3200, ये कैसे? ये 1000 से बड़ी है ना, ये वैल्यू 1000 से बड़ी है। बात समझ में आ रही है? ये वैल्यू 1000 से बड़ी। तो देखो आपके पास जो Fs था वो कितना था? 1000 था, मतलब उससे ज़्यादा आ गई फ्रीक्वेंसी, मतलब आपकी जो पिच है, जो साउंड है वो ज़्यादा इंक्रीज हो गई। और यहाँ पर उल्टा केस है, 3200 अपॉन 34 है, तो ये 1000 से लेस है। क्या बात समझ में आ रही है? अब यहाँ से आप कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है? परसेंटेज चेंज। तो क्या निकालना है? बाद में हो गई F2 माइनस F1 शुरू में थी अपॉन F1 शुरू में थी इंटू 100। यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे F2 कितना आएगा? 32000 अपॉन 34 माइनस 3200 अपॉन 3 अपॉन 3200 अपॉन 3, यही आएगा। ठीक है, यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे इंटू 100 यहाँ से करोगे तो आपको मिलेगा लगभग 12%।
क्या बात समझ में आई? तो जेईई मेन से जो क्वेश्चन पूछा था ना, इसमें आपको दोनों फॉर्मुलेस उसने लगवा दी, ठीक है ना। एक बार ट्रेन पास में आ रही है, एक बार ट्रेन दूर जा रही है, तो आपको दोनों फॉर्मुलेस यहाँ पर साइन कन्वेंशन लगाना बड़ा ज़रूरी था, उसके बिना इस क्वेश्चन को आप नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड जो होती है उसके हिसाब से हम क्या लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जर्वर, और वेलोसिटी ऑफ साउंड। अब यहाँ पर अगर आपका जो ऑब्जर्वर है वो भी चल रहा होता तो उसकी वेलोसिटी लिख लेते आप, ठीक है। अगर वो साउंड के साथ होती तो वहाँ पर माइनस प्लस लगाते, और अगर माइनस होती, नेगेटिव में होती, उल्टे डायरेक्शन में, तो नेगेटिव लगाते। तो फॉर्मूला जो अपने पास बेसिक फॉर्मूला है वो कौन सा वाला है, जो बेसिक सा फॉर्मूला है आपके पास वो ये वाला है। मैं फिर से लिख देता हूँ इसको यहाँ पर। बहुत जगह क्या लिखा रहता है ना, जो आपका एफ अपेरेंट है वो एफ एस इज टू वी माइनस कितना आ जाएगा, वी नॉट अपॉन वी माइनस वी एस। अब बहुत सारी बुक्स में काफ़ी सारे टीचर्स इसको यहाँ पर ऐसे पढ़ाते हैं, प्लस माइनस, फिर उसके बहुत सारे केसेस डिस्कस करते हैं, बट ऐसे ही अपने को करने की ज़रूरत है ही नहीं। जैसे मैंने आपको अभी सिखाया बिल्कुल आप वैसे चलो, बस यहाँ पर माइनस मान के चलो। अगर उल्टी डायरेक्शन में तो वी नॉट को अपने आप नेगेटिव मान लो, तो वो अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा। बात समझ में आ रही? तो आपको ये वाला फॉर्मूला याद करना है, इस फॉर्मूले से आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो है हमारा वो साउंड वेव्स का जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। तो हमने सब कुछ डिस्कस करा है, ऑर्गन पाइप्स, डॉपलर इफेक्ट, प्रेशर के साथ वेरिएशन, वेलोसिटी क्या होती है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।